है आपका एचडीएक्स फाउंडेशन में। और आज हम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करवाने वाले 10th क्लास का, इसका पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है, वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसको हम स्टार्ट कराते हैं। तो आप देखिए स्क्रीन पे आपने पहला क्वेश्चन देख रहा है कि पूछा गया है कि नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो अपन को इसमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एक साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में हमको एक साइक्लिक और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है, ठीक है। साइक्लिक एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। पहली बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड आपको पता है कि जो कि जिसमें और चीजें ऐड हो सकती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि कार्बन स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है। बेसिकली मैं बात करूं कि इसमें मैं डबल बॉन्ड को हटा सकता हूं और डबल बॉन्ड हटने से हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे। मतलब ये हाइड्रोजन से भी सैचुरेटेड नहीं है। अगर मैं हटा दूं डबल बॉन्ड को तभी सैचुरेटेड हो जाएगा। मतलब अगर दो कंपाउंड्स की बात करूं, एक में डबल बॉन्ड है, एक में नहीं है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो मेरा है, ये मेरा है अनसैचुरेटेड। और नीचे वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आपको सिंगल बॉन्ड वाला, ये है सैचुरेटेड स्ट्रक्चर कार्बन। तो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। तो जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स। अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं उसको। और साइक्लिक भी पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बताएंगे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखो, मैं साइक्लोपेंटीन बोल सकता हूँ स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटीन। पेंटीन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटीन तो साइक्लिक है। और ईएनएजी आ रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड, साइक्लोपेंटीन। एक बोल सकता हूँ साइक्लोहेक्सीन, और या फिर मैं बेंजीन भी बोल सकता हूँ, बेंजीन भी बोल सकता हूँ। तो वो भी मेरा सही है, बेंजीन भी एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो इन तीनों में से हम आंसर दे सकते हैं। और अभी आपको पता लग गया है कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करते एग्जाम में। इसके बाद वाला हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे है सेकंड क्वेश्चन। द चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस इन अ कॉइल इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट। नेम द अंडरलाइंग फिनोमेना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब इसका आंसर देखते हैं कि एक मैग्नेटिक लाइन में चेंज हो रहा है एक कॉइल की ड्यू टू कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फिनोमेना जो है, जिसमें एक में हमारा एक कोर मेंबर कोई स्टील का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, लोहे की रॉड ले ली। इस पे मैंने इसको वायर से लपेट दिया चारों तरफ, ठीक है। इसको मैंने वायर से लपेट के और इसमें करंट पास करवा दिया बिकॉज ऑफ बैटरी से। यहाँ पे बैटरी से मैंने या फिर पावर सप्लाई, किसी पावर सप्लाई से करंट पास कराया, तो इसमें करंट पास हो गया मेरा। और फिर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा हमारा ये जो कॉइल है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा फिनोमेना है जो कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे कि इसकी रैंडम मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी पहले स्टील रॉड की, जब कोई करंट नहीं था, या जब कोई कॉइल नहीं थी इसके चारों तरफ, तब उसके बाद जब कॉइल लगा दी हमने और इसमें करंट पास करवाया, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन गई कि अब ये अट्रैक्ट करेगी किसी भी
किसी भी मेटालिक चीज को अट्रैक्ट करेगी, मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो ये फिनोमिना जो है उसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका नाम है। इलेक्ट्रिक हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है आपको ये चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, जो कि पैराग्राफ दिया हुआ है एक बड़ा हुआ कि क्या होता है जब ग्रोइंग साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। रेट ऑफ बर्थ और डेथ के बारे में बात की गई है कि डिटरमाइन करता है सेक्स का, और सेक्सुअल मैच्योरेशन की बात करी गई है कि ग्रेजुअल है, टाइम लगता है और चलता रहता है। ठीक है, अब ये तो आप पैराग्राफ पढ़े लेंगे। अब क्वेश्चन पे आता है कि पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि लिस्ट 2 कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। कोई 2 आपको कॉमन साइंस बताने हैं जो सेक्सुअल मैच्योरेशन को शो करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखेंगे हम। पहले क्वेश्चन ए वाले क्वेश्चन का आंसर हम एबीसीडी चारों का आंसर देखेंगे। वैसे इसमें पहले का आंसर देखते हैं। कॉमन साइंस क्या है सेक्सुअल मैच्योरेशन के? तो ये है हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स या फिर जेनिटल्स। और क्या हो सकते हैं? एक ही पूछा है वैसे इसमें, 2 पूछे हैं इसमें, ठीक है। और इसमें पूछा है कि ये हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? ऑयल इन स्किन, एक ऑयल की लेयर बन जाती है स्किन में, बोलो ऑयल लेयर इन स्किन डेवलप होती है। तो ये 2 आप वैसे भी 2 आप ये फैक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड बी पूछा है कि आपसे कि रिजल्ट क्या है? रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड का क्या रिजल्ट है? तो इसका जो रिजल्ट है वो है इम्बैलेंस हो जाता है किसमें? मेल एंड फीमेल रेशियो में। वो तो होना ही है। फर्टिसाइड का मतलब क्या होता है? फीमेल फर्टिसाइड का मतलब होता है वो अगर वो बेटी हो रही है तो उसको मार देते हैं, कोख में जैसे पैदा होते हैं तो उसको मार देते हैं, फीमेल फर्टिसाइड बोलते हैं। इससे क्या होगा? इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में। तो अगर मेल और फीमेल रेशियो बराबर हो, इससे क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएगा सेक्स रेशियो में। डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, हमारा सेक्स रेशियो कम हो जाएगा। सेक्स रेशियो क्या होता है? पर 1000 इंडिविजुअल्स में हम जो नापते हैं सेक्स रेशियो को, पर 1000 इंडिविजुअल्स में कितनी लड़कियां हैं, या फिर पर 1000 बर्थ में, ठीक है, पर 1000 लड़कों में, सॉरी, पर 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, उससे हम नापते हैं कि 1000 बर्थ ऑफ बॉयज हो रहा है तो कितनी बर्थ ऑफ गर्ल्स हो रहा है, तो सेक्स रेशियो बोलते हैं हम। तो इसमें डिक्लाइन हो जाएगा सेक्स रेशियो में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है हार्मोनल यूज करता है? तो इसका आंसर जो है सी का वो है ऑरल पिल्स। ऑरल पिल्स जो हमारी है ये क्या करती है? हार्मोनल चेंज करती है। ये प्रिवेंट तो करती है, इसलिए यूज होती है प्रिवेंट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ये काम आती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन डी की बात करते हैं कि कौन से 2 फैक्टर है जिससे साइज ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइन होती है? तो इसका आंसर पैराग्राफ में ये है कि रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ। रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ मतलब डिसाइड करती है कि क्या हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा। जैसे कि बात करें कि रेट ऑफ बर्थ अगर ज्यादा होगी तो क्या होगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी, और डेथ कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। मतलब अगर बर्थ ज्यादा हो रहा है हमारा और डेथ कम हो रहा है तो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होगी। हमने प्रेगनेंसी की बात की थी इंप्रूव करने की, ऑरल पिल्स बोला था, और इसमें था सेकंड क्वेश्चन में कि अगर फीमेल फर्टिसाइड होगा तो क्या होगा? तो इम्बैलेंस हो जाएगा, सेक्स रेशियो कम हो जाएगा। और पहले में बात की थी हमने ए में कि क्या सेक्सुअल मैच्योरेशन के क्या साइंस होते हैं? तो ये थी क्लियर आ जाते हैं आर्मपिट्स और जेनिटल्स में, ऑयल लेयर बन जाती है स्किन में। तो ये चीजें हो गई, ये सारा कवर हो गया हमारा इस क्वेश्चन में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं।
इसको मिला के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन, उसको आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये ह्यूमन बॉडी के बारे में है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 कंपोनेंट से बनी हुई है, जिसमें कि वाटर मेन कंपोनेंट है। फूड और पोर्टेबल वाटर की बात करी गई है कि एसेंशियल है बहुत, और फूड हम प्लांट से लेते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू। पेस्टिसाइड बहुत यूज किए जा रहे हैं आजकल, इसकी बात की गई है कि पेस्टिसाइड हमारे खाने में आ जाते हैं, और ठीक है इसकी बात की गई है कि पेस्टिसाइड एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर के अगर जो एब्सॉर्ब करते हैं जो प्लांट्स होते हैं, तो सब पेस्टिसाइड्स भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ये बात की थी। बोला गया है कि केमिकल बायोडिग्रेडेबल नहीं होते और वो प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेट होते जाते हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पे वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन एक्यूमुलेट हो जाती है और हमको हेल्थ को इफेक्ट करती है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, ए बी सी डी, एक करके बात करते हैं या फिर एक साथ ही देख लेते हैं आंसर सबका। कि पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, कि क्यों पेस्टिसाइड्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। इसका सॉल्यूशन है कि इसका आंसर है कि ह्यूमन बींग्स टॉप लेवल पे होते हैं, ह्यूमन बींग्स आर एट टॉप लेवल, सबसे ऊपर लेवल पे होते हैं इन फूड चेन में सबसे ऊपर लेवल पे होते हैं। देखिए बात करें कि पहले प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर हो गए हमारे प्लांट्स, फिर कंज्यूमर आते हैं, फिर उनको कंज्यूम करने वाले आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए हमारे। तो बेसिकली जो ये ह्यूमन बींग्स आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, क्योंकि हम लोग मीट भी और प्लांट्स दोनों तरह की हमारी डाइट होती है, तो इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ह्यूमन बींग्स आता है। तो सबसे ज्यादा ऊपर लेवल पर होते हैं और सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, तो इसमें हमारे पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा मिलते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो ये वाला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें बी। इसके ही बी जो पार्ट है उसमें बोला है कि एक मेथड बताओ कि जो अप्लाई कर सकता है जिससे हमारा इनटेक है रिड्यूस हो जाए पेस्टिसाइड्स का। तो देखो जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर में कुछ चीजें कर सकते हैं, या फिर हमारे घर पे आने के बाद भी सब्जी हमारे घर पे आते हैं, फिर भी कोई चीज कर सकते हैं। तो जैसे कि घर पे क्या कर सकते हैं, वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स, हमारे घर पे जो सब्जी आती है उनको साफ करके खा सकते हैं, फ्रूट्स जो आते हैं ग्रेन्स जो आते हैं उनको हम साफ कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेन्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स और ग्रेन्स उनको हम साफ कर सकते हैं। या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, विदाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं विद हेल्प ऑफ मैन्योर, ठीक है, तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। इसकी भी काम क्वाइट हेल्पफुल है और आजकल प्रचलन में भी है, आजकल ये चल रही है, आजकल ये ट्रेंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और सी पार्ट हम अब देखते हैं, इसका सी पार्ट के अंदर वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन रिप्रेजेंट। तो वेरियस स्टेप्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी ट्रॉफिक लेवल, ये जो सब होते हैं मैंने बताया, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सब सारे एक लेवल को देखें किसी को भी तो सबको ये ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। अब डी क्वेश्चन देख लेते हैं। डी में बता रखा है कि विद रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम मैन इज, तो मैन क्या बता रखा है, ऑप्शन दिए हुए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर है नहीं, हमको पता है कंज्यूमर है, तो इसका आंसर आएगा कंज्यूमर। जिसको भी ये पेपर देख नहीं रहा वो पीडीएफ में जाके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है और सॉल्यूशन के साथ मतलब देख सकता है कि साथ साथ में सॉल्यूशंस क्या है। और वैसे भी मैं बोर्ड में लगा ही रहा हूँ क्वेश्चंस, तो ये हेल्पफुल रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइन। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन की CaO प्लस H2O गिव CaOH का वोल्ट वाइज। अब बता रहा है ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये बेसिकली रिएक्शन पूछ रहा है किस टाइप की रिएक्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन
तो CaO प्लस H2O ये CaOH का ऑल्टोएक्स में बन जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा ठीक है रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है सिलेक्टेड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी सिलेक्टेड लाइन प्रोड्यूस करता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक तो है। कैसा है? एक्सोथर्मिक है और ये दो प्रोडक्ट्स जुड़ के एक में प्रोडक्ट में बन रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन भी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन तो है ही और प्लस क्या है? एक्सोथर्मिक है। ये तो हो गया। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो पास कर रही है ब्लू सॉल्यूशन से। हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्लू सॉल्यूशन से पास करवा रहा है, या फिर ब्लू सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है। तो H2S प्लस कॉपर सल्फेट ये क्या दे रही है हमको? CuS प्लस, क्योंकि कॉपर हम सल्फर के साथ जोड़ेंगे और हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ेंगे SO4 के साथ हाइड्रोजन सल्फेट, तो दोनों एसिड बन जाएगा, ये CuS आ जाएगा हमारा। तो एक ब्लैक प्रेसिपिटेट निकलता है कॉपर सल्फाइड का। तो ये प्रेसिपिटेट होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट कॉपर सल्फाइड का निकलता है और एक एसिड निकलता है जो H2SO4 है, दे रखा है रिएक्शन में। ठीक है, तो बोल रखा है कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें देखेंगे हमको दो कंपोनेंट है, दोनों के अपने अपने एक आयन है, जैसे इसका H+ आयन, इसका H2- आयन। इसका देखेंगे CuSO4 का, तो इसका Cu+2 आयन है और एक SO4 2- आयन है। अब देखिए H+ जुड़ रहा है SO4 2- के साथ और S2- जुड़ रहा है Cu+2 के साथ। तो ये क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ, दूसरे के दूसरे पार्ट के साथ और पहले के दूसरे पार्ट के साथ दूसरे का पहला पार्ट होता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हो रहा है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो इसकी बात हुई है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। अगला बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन कि इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो एक रिएक्शन करवा रहा है बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिएक्शन टेक प्लेस होगी, इसके बारे में बात करें। तो 6 क्वेश्चन, एक रिएक्शन करवा रहा है बिटवीन सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसकी रिएक्शन हो रही है। तो लगाइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगाइए। Na को जोड़ दीजिए Cl के साथ, NaCl सॉल्ट हमारा, ठीक है, सॉल्ट मिला हुआ है पानी में। Ba या SO4 जोड़ दीजिए, BaSO4, ये हमारा पीपीटी बन जाएगा और ये वाइट पीपीटी बन जाएगा और NaCl तो पानी में मिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें यही दे रखा है कि क्या क्या होते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ पहला ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो रहा है, नहीं एक्सचेंज ऑफ एटम्स नहीं होता है इसमें, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो बी पार्ट सही है कि एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। तीसरा है कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये भी सही है, और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो NaCl है बेसिकली ये सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसको बोलेंगे सॉल्युबल सॉल्ट। क्वेश्चन में गलती है थोड़ी सी, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली सॉल्युबल सॉल्ट तो है ही ना, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट ये है, तो इसके बारे में क्वेश्चन ने इसके बारे में लिखा है, क्वेश्चन ने इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में लिखा है BaSO4। तो एक प्रेसिपिटेट भी बोला है कि प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अलग से नहीं बोला कि प्रेसिपिटेट तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। अगला ऑप्शन में हमने देखा कि एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, तो हाँ इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि जिसको हम प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं वो भी प्रोड्यूस हो रहा है एज अ BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन होता है अगले क्वेश्चन में देखो आपके स्क्रीन पे है कि बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर। बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर है? तो इसका
सोल्यूशन जो है इसमें है कि बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 2 माइनस होता है, ठीक है, CO3 2 माइनस H प्लस और Na प्लस, तो NaSCO3 जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं। ये इसका आंसर है नंबर क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि आपको प्लास्टर ऑफ आल्फा की तरीके करा देते हैं कि आल्फा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हम घरों के कंस्ट्रक्शन में जब रूम के ऊपर लगाते हैं, डिजाइन बनाते हैं तो पीओपी की बनाते हैं, तो भाई पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन, तो अब देखते हैं 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए ट्रू होल्ड करते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं प्लेन मिरर्स ओनली, कन्वेक्टिव मिरर्स ओनली, कॉन्केवेक्स मिरर ओनली और ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो इसका सही आंसर जो है वो 9 का वो है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बात कर, इसमें इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है 9 का, यह कि ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे फोकस ऑफ है कनकेव मिरर के फोकस पे प्लेस करेंगे तो एक एनलार्ज मिरर बनेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इमेज कैसी होगी, तो देखो कनकेव मिरर हमारा अगर फोकस के इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो आपको पता है इमेज बनती है, इसके दूसरी साइड इमेज बनती है हमारे मिरर के अपोजिट साइड इमेज बनती है। तो बेसिकली ये वर्चुअल होती है और सेम डायरेक्शन में होती है, जैसे कि ये इस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये भी इसी डायरेक्शन में, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल सकते हैं कि वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, ऐसी इमेज बनती है। बेसिकली यहाँ पे अगर ये आएगी, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी रे पास हो रही है, ऑब्जेक्ट से पास हो रही है, फिर ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो अब दूसरी रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर इसके थ्रू बन जाएगा। समझ सकते हैं आप कि ये मीट करेंगी दो रेस और ये यहाँ पे मीट करेंगी इस पॉइंट पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे इमेज बन रही है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन तो आपको आता ही है इस तरह से, इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ है। अब 10th क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इलेक्ट्रिक सर्किट करंट क्या हो जाता है? तो आंसर है इसका कि इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट बहुत एकदम से तेज जाता है। दूसरा बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि दो बल्ब लगाए गए सीरीज में, एक बल्ब है 100 वॉट का, दूसरा बल्ब है 40 वॉट का। इसको बल्ब शो कर देते हैं हम, एक बल्ब और फिर दूसरा बल्ब शो कर देते हैं। दो बल्ब है, एक 100 वॉट का है, एक 40 वॉट का है, बैटरी लगा देते हैं, पावर सप्लाई लगा देते हैं। तो इसमें अगर 100 वॉट में 1 एम्पीयर पास कर रहा है, ये दोनों सीरीज में लगे हैं और एक में 1 एम्पीयर पास कर रहा है, दूसरे में कितना पास करेगा? सेम करेगा। 40 वॉट में पूछा हुआ है तो 1 एम्पीयर ही पास करेगा, आंसर 1 एम्पीयर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।